पिछले दिनों प्रवासी मजदूरों से राहुल गांधी की मुलाकात का एक वीडियो कांग्रेस आज मीडिया से साझा करेगी। मजदूरों से बातचीत का ये पूरा वीडियो कांग्रेस आज अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर जारी करने जा रही है। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, साथ ही इस वीडियो का छोटा सा हिस्सा भी ट्विटर पर जारी किया। पिछले दिनों राहुल गांधी अचानक दिल्ली के आश्रम इलाके पहुंचे थे और पैदल अपने घर लौट रहे मजदूरों से मुलाकात भी की थी। मजदूरों से राहुल गांधी की इस मुलाकात पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी निशाना साधा था। मेरे वतन परिवार यहाँ पूरे परिवार ही है, मतलब सब एक साथ चल रहे हैं। हाँ, एक साथ चल रहे हैं। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। मदद करो, मदद करो, हम लोगों को मां मत लौटाना। उधर यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इकराम कुरैशी के घर पर रमजान में खाने का सामान बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मजाक उड़ाया गया। खाने का सामान पाने के लिए यहां पर भीड़ छीना झपटी करते हुए दिखाई दी। इस भीड़ में आदमियों और महिलाओं के साथ बच्चे भी दिखाई दिए। मौके पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और ना ही किसी ने मास्क लगा रखा था। हालात ये थे कि मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की जहमत उठाई और ना ही खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। मीडिया ने जब विधायक महोदय और मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों से सवाल जवाब किया तो उल्टा पत्रकारों को ही नसीहत देने लगे। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने विधायक और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये मेरे यहाँ हर साल जुमतुल अलविदा पर होता चला आया है, मेरे वालिद के ज़माने से। उसी तरह से भीड़ इकट्ठी होती थी और उसी तरह ये आ गए हैं। मैं सोशल डिस्टेंस कर रहा हूँ। यहाँ भीड़ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? अब ये भीड़ है, आ रही है तो क्या करूँ? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी इसमें नहीं हो रहा है ना। आप बनवा दो सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ पर आप लोग अधिकृत पत्रकार नहीं है, इसलिए जो है पत्रकारिता न करें, रेड जोन है। ये तो जाहिल है। ओके सर, ओके। तो आप लोग भी यही कर रहे हैं हरकतें। प्लीज आप लोग तो पढ़े लिखे हैं समाज के, कुछ मदद करा देंगे। आप भीड़ को ये कह सकते हैं कि आप लोग जाएं। कोरोना संकट के बीच एमपी और राजस्थान के कई जिलों में टिड्डियों के झुंड ने फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि टिड्डियों को भगाने के लिए राज्य सरकारों की तरफ से लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है, फिर भी उनके हमले नहीं रुक रहे, जिसकी एक तस्वीर एमपी के धार से भी सामने आई, जहां कई बीघा में उगाई गई गोभी की फसल को टिड्डियों ने बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। कड़ी मेहनत से उगाई गई फसल को जब उन्होंने बर्बाद होने के बाद देखा तो उनकी परेशानी दुगनी हो गई। आधे घंटे के अंदर अंदर ये हालत कर दी, घर से खेत पे आते आते। टिड्डियों के हमले से फसल के बर्बाद होने पर किसानों ने मुआवजे की मांग की। करीबन 100 बीघे के आसपास में गोभी पूरी नष्ट हो गई हमारे। मुआवजा चाहते हैं, अब देखो जो राहत मिल जाए इसमें। राजस्थान के अजमेर में भी आसमान में उड़ रहे टिड्डियों के झुंड ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों के ऊपर आसमान में हजारों की संख्या में टिड्डियां उड़ती दिखाई दी। ऐसे में खेत में मौजूद कुछ लोग फसल को बचाने की कोशिश में जुटे दिखे। मेट्रो सेवा शुरू करने से पहले मुंबई मेट्रो ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि 31 मई के बाद भी मेट्रो चलेगी या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार को करना है। लेकिन मेट्रो सेवा की शुरुआत से पहले मुंबई मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो की सीटों पर स्टिकर चिपकाने शुरू कर दिए। ये स्टिकर एक सीट छोड़कर लगाए गए ताकि लोग सफर के दौरान एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाकर रखें। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक अस्पताल की छत पर खड़े होकर वहां के स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना से लड़ाई में शामिल लोगों का हौसला बढ़ाया। इंग्लैंड में कोरोना की वजह से अब तक 27,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1,32,000 लोग अब तक इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है। कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों और नर्सों का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ स्वास्थ्य कर्मी अपने अस्पताल की छत पर खड़े हो गए और वहां से तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान छत पर खड़े सभी लोगों ने जरूरी दूरी का भी पूरा ख्याल रखा और एक दूसरे से तय दूरी बनाकर ही खड़े नजर आए। वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी अपने दफ्तर के बाहर खड़े होकर इस मुहिम का हिस्सा बने और वो भी ताली बजाकर कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाते नजर आए। उनके साथ वहां के वित्त मंत्री ऋषि सुनाक भी कोरोना योद्धाओं के सम्मान में ताली बजाते दिखे। छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूरों के पहुंचने से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 172 पहुंच गई है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे प्रवासी मजदूरों में 40 पॉजिटिव पाए गए। इन मजदूरों में ज्यादातर महाराष्ट्र से अपने घर लौटे हैं। पॉजिटिव पाए गए सभी मरीज अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में थे। कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर इनके टेस्ट कराए गए जो पॉजिटिव पाए गए।
दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के मजदूरों का अपने गांव लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसी एक स्पेशल ट्रेन करीब 1400 लोगों को लेकर बिहार के जमुई पहुंची, जहां स्टेशन पर एक एक कर लोगों को ट्रेन से नीचे उतारा गया। अभी आप लोग आराम से बैठिए, दरवाजे पर खड़ा मत होइए। ट्रेन से उतरने के बाद सभी मजदूरों को प्लेटफॉर्म पर बने गोल घेरों में खड़ा किया गया ताकि उनके बीच जरूरी दूरी बनी रहे, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने एक एक कर सभी के शरीर का तापमान मापा। इस बीच प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने गाना गाकर मजदूरों का हौसला भी बढ़ाया। हम तेरे साथ हैं, बढ़ो ना। सूरत से ही 1000 से ज्यादा मजदूर एक ट्रेन से बिहार के नवादा पहुंचे। ट्रेन से उतरने के बाद सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई और कई बसों से उन्हें उनके गांव में बने क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। विपक्ष ने अम्फन तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। कांग्रेस समेत 22 विपक्षी दलों ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए अम्फन तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। जम्मू में बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों की कोरोना वायरस की जांच की गई। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि जांच के बाद स्वस्थ जवानों को जल्द सरहद पर भेजा जाएगा ताकि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली आतंकियों की घुसपैठ को रोक सकें। केरल सरकार ने साफ किया कि घरेलू उड़ान सेवा शुरू होने के बाद राज्य में आने वाले लोगों को अपने घरों में ही क्वारंटीन में रहना होगा। तेलंगाना के वरंगल में एक कुएं से एक बच्ची समेत 9 लोगों के शव निकाले गए। पुलिस इनकी मौत की वजह पता लगाने के लिए जांच में जुट गई। हरियाणा के करनाल की अदालत ने कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। उन पर यूपी सरकार और कांग्रेस के बीच हुए बस विवाद पर एक ट्वीट कर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा था। हालांकि ये विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपना ट्वीट हटा लिया था। मुंबई में रेलवे कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही विशेष लोकल ट्रेनों में नियमों की अनदेखी की गई। लंबी दूरी की ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष लोकल ट्रेन चलाई गई, जिसमें सफर कर रहे यात्रियों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये सभी लोग पहले की तरह यात्रा करते नजर आए। ट्रेन के अंदर कई लोग खड़े हुए भी दिखाई दिए और किसी ने भी कोरोना वायरस के खतरे पर ध्यान नहीं दिया, जबकि सीटों पर बैठे लोग भी एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठे दिखे। जयपुर के पास शाहपुरा में हाईवे पर एक जानवर का मांस खाने को मजबूर आदमी की एक कार सवार ने मदद की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि जिस कार सवार ने इस आदमी की मदद की वो जयपुर से दिल्ली जा रहा था और वहां से गुजरने के दौरान उसने हाईवे पर रुककर इस आदमी की मदद की। कार सवार ने इसका वीडियो भी अपने फोन में रिकॉर्ड किया, जिसमें डिवाइडर के पास बैठा एक आदमी मजबूरी में किसी जानवर का मांस खाता नजर आया, जिसे खाना और पानी देकर कार सवार ने उसकी भूख मिटाने की कोशिश की। ये क्या खा रहा है? अरे मर जाएगा यार। तू एक काम कर, सुन, वो सामने गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ जाके बैठ, खाना देता हूँ तेरे को। हालांकि कोरोना संकट के बीच आदमी को खाना देने के दौरान कार सवार ने दूरी बनाए रखी और एहतियात के साथ सड़क पर बैठे जरूरतमंद की मदद की। दूर है ना, दूर रह, रुक वहाँ जा। मांस खाने वाले व्यक्ति की मदद करने वाले आदमी ने लोगों से जरूरतमंदों की मदद करते रहने की अपील भी की। पैसे दिए, खाना दिया, पानी दिया और थोड़ा बहुत उसे इंक्वायरी भी करने की कोशिश की, कहाँ का है। कम से कम एक आदमी को कोई आदमी हेल्प कर देता तो सब ये ठीक है। तेलंगाना के वरंगल में एक कुएं से संदिग्ध हालत में दूसरे राज्यों के रहने वाले 9 मजदूरों के शव बरामद हुए, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया गया कि मरने वाले 7 मजदूर पश्चिम बंगाल और 2 मजदूर बिहार के रहने वाले थे। कुएं में मजदूरों के शव होने का पता चलते ही फौरन वहां पुलिस पहुंच गई। गांव वालों की मदद से एक एक कर सभी शवों को बाहर निकाला गया। मरने वालों में एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है। जांच में ये बात सामने आई कि सभी लोग लॉकडाउन में फंसे होने की वजह से परेशान थे। इस तरह कि अपने गांव लौटना चाह रहे थे, लेकिन अचानक सभी गायब हो गए, जिसके बाद सभी के शव इस कुएं से बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू कर दिया है जांच, लेकिन अभी तक सभी के मरने के पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी है। अमेरिका के ऑरलैंडो में डिज्नी स्प्रिंग्स कॉम्प्लेक्स में शर्तों के साथ कुछ दुकानें खुल गई। कोरोना वायरस की वजह से पिछले 2 महीनों से डिज्नी स्प्रिंग्स कॉम्प्लेक्स पूरी तरह बंद था, जिसके खुलते ही वहां कई लोग दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन ने दुकानें खोलने के लिए कुछ शर्तें भी तय कर दी, जिन्हें दुकानदारों के साथ लोगों ने भी पूरी तरह माना। यही वजह रही कि वहां पहुंचने वाले सभी लोगों के तापमान की जांच की गई। लोग भी अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहने दिखाई दिए। इसके अलावा हर दुकान में एक वक्त में एक ही आदमी को जाने की इजाजत दी गई। बताया गया कि कॉम्प्लेक्स में आने वाले लोगों की संख्या भी सीमित रखी गई। कोरोना से सुरक्षा के लिए लागू की गई इन शर्तों से लोग भी काफी खुश नजर आए। We want the cast to know that we appreciate the measures they're taking to keep us secure. कॉम्प्लेक्स के अंदर कई जगह पोस्टर दिखाई दिए, जिनके जरिए कोरोना से बचाव की जानकारियां दी गई थी। वहीं कुछ लोग डिज्नी के किरदारों की वेशभूषा में मस्ती करते नजर आए। डिज्नी स्प्रिंग्स कॉम्प्लेक्स बच्चों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से वहां सिर्फ दुकानें ही खोली गई हैं।
महाराष्ट्र में बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर कोरोना संकट से निपटने में नाकाम होने का आरोप लगाकर 3 दिन पहले ही आंदोलन का ऐलान किया था और उसी के तहत महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के कई नेता मुंबई में पार्टी दफ्तर पर इकट्ठा हुए। इन सभी नेताओं ने काली जैकेट, बांह पर काली पट्टी और मुंह पर काला मास्क लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने पोस्टर के जरिए महाराष्ट्र सरकार से 50,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की। उन्होंने कोई बात कही तो प्रवचन और हमने कोई बात कही तो राजनीति, ऐसे कैसे होगा? हम तो जनता की वेदना को रखेंगे। ये ऐसी सरकार है जो सेलिब्रिटी ट्वीट कर करके अपने आभासी जगत में पूरे तरीके से मशगूल है, लेकिन जनता की वेदना उनको पता नहीं है। जनता की वेदना रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी ही। मुंबई के नजदीक वसई में ट्रेन से गांव लौटने के लिए के इंतजार में बैठे एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाना ही भूल गए। लॉकडाउन में फंसे उत्तराखंड के मजदूरों को एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उनके राज्य भेजा गया, लेकिन उससे पहले मजदूरों को ट्रेन की टिकट देने और उनकी जांच के लिए प्रशासन ने वहां एक कैंप लगाया, जहां उत्तराखंड के रहने वाले मजदूर लाइन में खड़े दिखे। लेकिन गांव लौटने की खुशी में मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। हालांकि कोरोना से बचने के लिए मजदूर मुंह को मास्क और कपड़े से ढके दिखे। इस दौरान वहां मौजूद प्रशासन के लोग दूर से मजदूरों के आधार कार्ड देखते नजर आए। इसी तरह पास के एक मैदान में उत्तर प्रदेश के सैकड़ों मजदूर सामान के साथ तेज धूप में गांव लौटने के इंतजार में बैठे दिखे। मजदूरों के साथ उनके छोटे बच्चे भी दिखाई दिए। धूप से बचने के लिए कुछ मजदूर छाता लगाए दिखे, जबकि ज्यादातर मजदूर सिर को कपड़े से ढके नजर आए। लेकिन गांव जाने के इंतजार में बैठे मजदूरों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। यही नहीं, पानी भरने के लिए भी वहां मजदूरों की लंबी लाइन दिखी। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, मजदूर एक दूसरे के बेहद पास खड़े होकर पानी भरने का इंतजार करते नजर आए। आईसीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। ये परीक्षाएं कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब आईसीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो गया है। नए टाइम टेबल के मुताबिक 10वीं के बचे हुए विषयों की परीक्षा 2 से 12 जुलाई के बीच होगी, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 1 से 14 जुलाई के बीच होगी। साथ ही यह आदेश भी दिया गया कि छात्रों का मास्क पहनना और अपने पास सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा और परीक्षा देते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। यूपी में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई। कोरोना वायरस संकट के बीच यूपी सरकार ने राज्य में अगले 6 महीने तक सभी कर्मचारी संगठनों की हड़ताल पर रोक लगा दी। दिल्ली की सभी निचली अदालतों में 31 मई तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी। इन अदालतों में लॉकडाउन में हर तरह के मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पूर्व सीएम जयललिता के घर को कुछ समय के लिए सरकार को कब्जे में देने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी। जयललिता के घर को जल्द एक म्यूजियम में बदला जाएगा। कांग्रेस नेता संजय झा ने सोशल मीडिया पर उन्हें कोरोना वायरस होने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि वो अब घर में ही अगले 10-12 दिन क्वारंटीन रहेंगे। नौकरी से निकाले जाने के विरोध में हरियाणा के रोहतक में पर्यटन विभाग के कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बताया गया कि राज्य सरकार ने परिवहन विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए करीब 350 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया और इसी छटनी की वजह से नाराज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। कोरोना के इस मुश्किल दौर में छटनी की नई मुसीबत से कर्मचारी गुस्से में दिखे। नाराज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी मास्क लगाए दिखे और उन्होंने एक दूसरे से जरूरी दूरी भी बनाए रखी। कोविड-19 के अकॉर्डिंग उसके बीच में मैं यहाँ पे डेली ड्यूटी पे भी आई हूँ। उसके बावजूद 13 तारीख को लेटर आया कि हमें यहाँ से हटा दिया जाएगा। कर्मचारी यूनियन ने सरकार से निकाले गए लोगों को जल्द बहाल करने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर यूनियन ने सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की धमकी दी। महामारी के नाम पर कर्मचारी को छटनी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। आने वाले समय में सर्व कर्मचारी संघ एक बड़ा फैसला लेकर। कोरोना संकट के बीच रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में एक बार फिर कटौती की, जिससे लोगों की ईएमआई कम हो सकती है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जिसके बाद रेपो रेट 4% हो गई, जबकि इतनी ही कटौती रिवर्स रेपो रेट में हुई, जिसके बाद रिवर्स रेपो रेट
3.35% हो गई। रेपो रेट पर रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों को लोन देता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट पर रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों के जमा पैसे पर उन्हें ब्याज देता है। दोनों में ही कटौती से बैंकों को कर्ज मिलना सस्ता हो जाएगा, जिसका फायदा वो ग्राहकों को दे पाएंगे। यानी बैंक अपने ग्राहकों को अलग अलग तरह के लोन कम ब्याज पर दे पाएंगे। दूसरी तरफ पहले से चल रहे कर्ज पर भी ब्याज की दर कम होने से EMI कम हो सकती है। दक्षिणी दिल्ली और फरीदाबाद से नोएडा को जोड़ने वाली सड़क पर पुलिस की सख्ती की वजह से जबरदस्त जाम लग गया। यूपी पुलिस के लोग कालिंदी कुंज बॉर्डर पर एक एक गाड़ी की जांच करते और बिना पास वाली गाड़ियों को रोकते दिखे। बिना पास वाली गाड़ियों को पुलिस ने दिल्ली की तरफ लौटा दिया। लेकिन इस जांच पड़ताल की वजह से कालिंदी कुंज ब्रिज पर लंबा जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस वाले एक एक गाड़ी को रोककर पास देखते नजर आए। बिना पास वाले या अवैध पास वाले बिना कुछ सुने लौटा दिए गए। नोएडा कालिंदी कुंज सड़क का हाल आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, वाहनों की लंबी कतार है। ये वो वाहन है जो कि दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और इन्हें नोएडा के अंदर प्रवेश करना है। जिन लोगों को रोका गया वो इस इंतजार में घंटों वहीं रुके रहे कि कहीं उनकी हालत पर पुलिस वालों को तरस आ जाए और उन्हें नोएडा जाने का मौका मिल जाए। यहाँ मौजूद ऐसे ही लोगों में कुछ यूपी और बिहार के नजर आए, जो नौकरी छूट जाने की वजह से अपने गांव जाने के लिए निकले। लेकिन नोएडा के जिस बस स्टैंड से उन्हें बस मिलती, वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। हम सिर्फ घर जाना चाहते हैं और कुछ नहीं। हम नमक रोटी चाहे खा लें, हम हमारे घर में पड़े रहें। मजदूरों को राजस्थान से यूपी भेजने के लिए तैयार बसों की लिस्ट में कुछ के स्कूटर और तिपहियों के नंबर बताए जाने के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई। अब राजस्थान कांग्रेस ने दावा किया कि छात्रों को कोटा से यूपी ले जाने के लिए जो बसें आई थी, उनमें से कम 5 के नंबर तिपहिया वाहनों के थे। हम ये नहीं कह रहे बसें नहीं, बसें थी, लेकिन कंप्यूटर में उनको चेक कर रहे हैं तो वो 3 व्हीलर दिखा रहे हैं। ये 40 एक बस होंगी, इनमें 5 आ गई है ना। हरियाणा के पानीपत में एक सरकारी अस्पताल के बाहर कुछ लोगों में जमकर मारपीट हो गई। 2 दिन पहले हुई इस मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें अस्पताल के गेट पर कुछ लोग एक दूसरे से जमकर मारपीट करते हुए नजर आए। अचानक शुरू हुई मारपीट से अस्पताल के बाहर मौजूद लोग भी डर गए और सभी लोग अस्पताल के अंदर चले गए, जबकि आपस में भिड़े ये लोग एक दूसरे को जमकर पीटते रहे। मारपीट इतनी बढ़ गई कि कुछ लोगों के कपड़े भी फट गए, लेकिन ये लोग बिना रुके एक दूसरे को पीटते रहे। कुछ देर तक लात घूंसे चलाने के बाद मारपीट में शामिल एक लड़का गाड़ी में रखे कुछ औजार निकाल लाया और दूसरे लोगों पर हमला कर दिया। इस दौरान वहां खड़े कुछ लोगों ने इनको रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ये नहीं माने और मारपीट करते रहे। अस्पताल के गेट पर हो रही मारपीट को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ भी जुट गई। काफी देर तक चली इस हाथापाई के बाद कुछ लोगों ने मारपीट कर रहे इन लोगों को शांत करने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ लोग एक गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए और ये मारपीट बंद हो गई। अहमदाबाद में कमाई का जरिए नहीं होने पर कई लोगों ने अपना काम बदल लिया। लॉकडाउन की वजह से इन लोगों की आमदनी बंद हो गई थी और मजबूरी में इन लोगों ने दूसरे काम करने शुरू किए। एक आदमी ने तो सब्जियां बेचने के लिए एक ऐप बनाई और लोगों के घर घर जाकर सब्जियां डिलीवरी करनी शुरू कर दी। ऐसे ही एक कारोबारी ने अपना पुराना काम छोड़कर मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने बेचना शुरू कर दिया। लास्ट 2 मंथ से हमारा बिजनेस ही पूरा बंद है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है तो सैनिटाइजर या हैंड ग्लोव्स या मास्क ऐसा कुछ बेच के हम लोग अभी हमारा थोड़ा काम शुरू कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि ये आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में केमिकल होने की वजह से यह आग फैलती चली गई। कुछ ही देर में यह आग इतनी फैल गई कि उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग की लपटें धधक धधक कर काफी देर तक उठती रहीं। जिस इलाके में यह फैक्ट्री है वहां काला धुआं भी फैल गया, जिसे दूर से ही देखा गया। हालात बिगड़ते देखकर कुछ लोग फैक्ट्री के पास मौजूद सड़क के बीच में बने डिवाइडर पर बैठ गए। इस बीच फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। काफी देर की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि गेहूं की खरीद में देरी की वजह से किसान भड़क गए और गुस्साए किसानों ने वहीं सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। 4 दिन बीत जाने के बाद भी गेहूं नहीं खरीदे जाने से किसान बेहद परेशान नजर आए। इस दौरान किसानों ने अपना मुंह तो ढका था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें आपस में दूरी बनाने की हिदायत दी, लेकिन फिर भी किसानों ने एक दूसरे से दूरी नहीं बनाई। हालांकि जब पुलिस ने भरोसा दिया तो किसान शांत हो गए। पंजाब के बरनाला में जल विभाग के कर्मचारियों ने पक्की नौकरी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया।
लॉकडाउन के बीच लगातार ड्यूटी कर रहे इन कर्मचारियों ने जल विभाग पर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया और काफी तादाद में सड़क पर उतरकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने एक पुतले की शव यात्रा निकाली और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शव यात्रा लेकर ये कर्मचारी जल विभाग के दफ्तर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने पुतले में आग लगाकर प्रदर्शन किया। दी उम्र ਤਾਂ ਨਾਂਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बिना शर्त तो रेगुलर किया जावे। कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। मुंबई यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच ठन गई। उच्च शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि कोरोना की वजह से बिना परीक्षा लिए ही फाइनल ईयर के छात्रों को पास कर दिया जाए। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में एक चिट्ठी भी यूजीसी को लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना से पैदा हुए इन हालातों में परीक्षाएं कराना संभव नहीं है, लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से नाराज हैं। राज्यपाल ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भी लिखी, साथ ही पूछा कि मुख्यमंत्री बताएं कि परीक्षाएं कब कराई जा सकती हैं। बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर मजदूरों के बीच खाने की लूट मच गई। लॉकडाउन की वजह से आंध्र प्रदेश में फंसे सभी मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार लौटे थे और समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर प्रशासन ने उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया, लेकिन मजदूरों को हाथ में खाना देने की बजाय प्रशासन ने खाने के पैकेट स्टेशन की सीढ़ियों के पास जमीन पर रख दिए, जिन्हें लेने के लिए मजदूरों में होड़ मच गई। खाना लेने की मारामारी के बीच मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया। एक दूसरे से दूरी बनाना तो छोड़िए, मजदूर एक दूसरे से चिपके नजर आए। खाने के पैकेट उठा रहे कुछ मजदूर मास्क लगाए दिखे, लेकिन ज्यादातर मजदूरों ने इसकी जरूरत नहीं समझी। इस बीच स्टेशन पर प्रशासन की बदइंतजामी देखकर कुछ मजदूर भड़क गए। प्रशासन की तरफ से सुविधा नहीं मिलने से नाराज कुछ मजदूरों ने स्टेशन पर हंगामा किया और बिहार सरकार पर अपनी भड़ास निकाली। सरकार कहती है टीवी पे हम तो ये कर रहे हैं, बिहार में ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फिर आंध्र प्रदेश से हम लोग आए, वहाँ का प्रशासन हमें खाना दिया। रेलवे ने 12 मई से चल रही 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के कुछ नियम बदल दिए हैं। अब इन ट्रेनों में 7 दिन की जगह 30 दिन पहले बुकिंग हो सकेगी। यही नहीं, आरएसी टिकट वालों को भी इन स्पेशल ट्रेनों में सफर करने दिया जाएगा। नियमों ये बदलाव 24 मई से लागू होगा। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में विदेश में फंसे ढेरों भारतीयों की वतन वापसी हुई। 16 मई से शुरू हुआ मिशन का दूसरा चरण 22 मई को खत्म होने वाला था, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले विदेश मंत्रालय ने मिशन को 13 जून तक जारी रखने का ऐलान कर दिया, जिसके अगले दिन मलेशिया से एयर इंडिया का विशेष विमान 95 भारतीयों को लेकर लौटा। ये विमान अमृतसर पहुंचा। प्रोटोकॉल के हिसाब से यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच हुई, जिसके बाद उन्हें बसों में बैठाकर क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। अमृतसर पहुंचे इन 95 लोगों में कई बुजुर्ग भी थे और उनके परिवार के लोग पिछले कई दिनों से परेशान थे, लिहाजा वो इन बुजुर्गों की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए और बाहर से हाथ हिलाकर देश लौटे लोगों का स्वागत करते नजर आए। बुजुर्ग लोग हैं, काफी एज है, 75 प्लस है और उन लोगों का बहुत दिक्कत हो रही थी, रो रहे थे वहाँ पे, तो आज आ रहे हैं तो सब लोगों को काफी खुशी महसूस हो रही है। मलेशिया के अलावा कतर की राजधानी दोहा से भी भारतीय अपने देश लौटे। वहां से 177 लोग केरल के कोच्चि पहुंचे, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल थे। यूपी के सहारनपुर में एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। बताया गया कि परिवार से अलग रह रही महिला ने अपने घर के बिजली कनेक्शन काटे जाने का विरोध किया था, जिसके बाद उसके परिवार के कुछ लोगों ने ही उस पर डंडे और लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। आरोप है कि पिटाई करने वाले परिवार के लोगों में उसका पति भी शामिल था। वहां मौजूद लोगों में किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में सड़क किनारे एक महिला पिटती दिखी और वहां मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही। महिला का आरोप है कि वहां मौजूद पुलिस ने उसकी मदद तो नहीं की, साथ ही थाने में उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। और 100 नंबर के गाड़ी हमें देखी परी है हम रोड पर, लेकिन 100 नंबर को आवाज नहीं की, थाना के कोनो बताया गया कि पति से अलग रह रही महिला ने बिजली का कनेक्शन अलग कर लिया था। परिवार वाले जब कनेक्शन कटवाने लगे तो महिला ने इसका विरोध किया। इसी से नाराज होकर घर वालों ने उस पर हमला कर दिया। हमले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए और रिपोर्ट दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 6 में से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिसकर्मी जिन्होंने मौके पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अम्पन तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा पहुंचे। राज्य को हुए नुकसान का हाल देखने के बाद प्रधानमंत्री ने ओडिशा के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की।
जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौजूद रहे। बैठक में मौजूद अधिकारियों से प्रधानमंत्री ने राज्य को हुए नुकसान के अलावा राहत और बचाव के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन की भी खबर ली। प्रधानमंत्री ने मुसीबत की घड़ी में ओडिशा की मदद के लिए 500 करोड़ की मदद का ऐलान किया। आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपया एडवांस व्यवस्था के रूप में देने का हमने निर्णय किया है। प्रधानमंत्री ने तूफान से बचाव की तैयारियों के लिए ओडिशा सरकार की तारीफ भी की। जीवन बचाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है और इसके लिए ओडिशा के नागरिक, ओडिशा का प्रशासन और ओडिशा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन बाबू, उनकी पूरी टीम अभिनंदन के अधिकारी है। इससे पहले वायुसेना के विमान से प्रधानमंत्री भुवनेश्वर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल उनके स्वागत के लिए मौजूद दिखे। सीएम नवीन पटनायक के साथ ही प्रधानमंत्री ने तूफान से बेहाल हुए ओडिशा के कई हिस्सों का हवाई सर्वेक्षण किया। 20 तारीख को आए अम्फन तूफान ने ओडिशा के कई जिलों को भारी नुकसान पहुंचाया। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में कोरोना का इन्फेक्शन कितना खतरनाक होगा इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल आ रहा है और इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से बयान आया कि भारत में ये महामारी कितनी घातक होगी इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि लॉकडाउन में ढील जरूर दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो अब तक देश में कोरोना के 14 से 29 लाख मरीज होते और 54,000 मौतें हो सकती थी। पिछले कुछ दिनों से देश में रोजाना कोरोना के 5,000 मामले सामने आए और अब तो ये आंकड़ा 6,000 पहुंच गया है। यही नहीं, अब तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन भी नहीं मिली है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये साफ कर दिया कि फिलहाल सावधानी ही बचाव है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बिना मास्क के दिखाई दिए। ट्रंप ने मिशिगन में एक कार बनाने वाली कंपनी का दौरा किया, जहां इस वक्त वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं। लेकिन बिना मास्क लगाए ही डोनाल्ड ट्रंप वहां घूमते नजर आए। हालांकि उनके पास मास्क था, जिसे अपनी पॉकेट से निकालकर उन्होंने सबको दिखाया भी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे पहनना जरूरी नहीं समझा, जबकि उनके साथ चल रहे सभी लोगों ने मास्क लगा रखे थे। डोनाल्ड ट्रंप बिना मास्क के ही वहां कई घंटों तक रहे। इससे पहले मिशिगन में एक बैठक के दौरान भी ट्रंप ने ऐसी ही गलती की। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में पुलिस ने रोडवेज की एक बस चुराकर भाग रहे एक आदमी को कई किलोमीटर पीछा करने के बाद पकड़ लिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस के 2 जवान बस चुराकर भाग रहे आदमी को पकड़ते दिखे। पुलिस के एक जवान ने उसे पीछे से पकड़ रखा था, जबकि एक जवान उसकी तलाशी लेता दिखा। इस दौरान वहां कुछ लोग भी दिखे जो पूरी घटना का वीडियो बनाते नजर आए। बताया गया कि बस चोरी करने वाले आदमी का नाम मुजम्मिल खान है और वो कर्नाटक का रहने वाला है। कोरोना से हुई मौत के अलग अलग आंकड़े सामने आने के बाद दिल्ली में नया विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी की सत्ता वाले दिल्ली नगर निगम ने केजरीवाल सरकार पर मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया, जिसको दिल्ली सरकार ने निराधार बताया। दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना से जितनी मौत के दावे हुए, एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम उससे 356 ज्यादा के आंकड़े लेकर सामने आ गए। और दिल्ली नगर निगम अपनी बात को साबित करने के लिए कागज दिखाता नजर आया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक दिन पहले तक केवल अपने ही इलाके में कोरोना के 262 मरीजों की मौत का दावा किया। पॉजिटिव जो डेथ हुई है 262 वो है और 77 सस्पेक्टेड। इसी तरह दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने उनके इलाके में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 302 बताया। दोनों नगर निगमों के आंकड़ों को जोड़कर एक दिन पहले तक कोरोना से हुई मौत का कुल आंकड़ा 564 बताया गया। दिल्ली नगर निगम के नेता इन आंकड़ों के गलत साबित होने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की चुनौती भी देते दिखे। यदि आपको आंकड़े झूठे नजर आ रहे, हम दिल्ली में अफवाह फैला रहे, तो हमारे खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराइए और यदि हमारी बात सच हो तो आपके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। नगर निगम इन आंकड़ों का आधार मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट या कब्रिस्तान पहुंचने वालों की रिपोर्ट को बताता दिखा, जबकि दिल्ली सरकार ने निगम के आंकड़ों को गलत बताया। दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली में एक दिन पहले तक केवल 208 लोगों की मौत हुई। बकवास चल रही है कि डेथ कब हुई, कैसे हुई, एक एक डेथ की लिस्ट सबको दिखा दी जाएगी। कोरोना से हुई मौत पर दिल्ली सरकार के आंकड़े निगम के आंकड़ों से 356 कम बताए गए। कुछ केस ऐसे आए कि किसी ने आत्महत्या कर ली। अब उसको कोरोना डेथ तो नहीं कहेंगे, पॉजिटिव था, पॉजिटिव है, परंतु आत्महत्या की तो उसको कोरोना डेथ थोड़ा कह सकते हैं। ऐसे में सबसे अहम और सबसे जरूरी सवाल बस यही कि इन दोनों में से आखिर सच कौन छुपा रहा है। इस सवाल के जवाब के लिए नगर निगम ने दिल्ली सरकार को विजिलेंस से जांच कराने की चुनौती दी।
दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज केस में पुलिस ने 816 जमातियों को पूछताछ में शामिल होने का नोटिस भेजा। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे ये सभी जमाती विदेशी हैं। इसके अलावा इसी मामले में मौलाना साद और बाकी आरोपियों के पासपोर्ट पर भी कार्रवाई की तैयारी है। बिहार के बांका में बिना वर्दी पहने कार्रवाई के लिए पहुंचे दारोगा से एक आरोपी भिड़ गया। बताया गया कि यह दारोगा किसी मामले के आरोप में इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने पहुंचा, लेकिन सादे कपड़ों में होने की वजह से आरोपी भी उससे भिड़ गया और काफी देर तक बीच सड़क पर इन दोनों के बीच खींचतान चलती रही। दारोगा ने इस आरोपी को जमीन पर लिटाकर पकड़ लिया। दोनों के बीच चल रही धक्का मुक्की को देखकर वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद आरोपी ने इन लोगों से उसे छुड़ाने की गुहार लगाना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस वाले पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने आरोपी को पकड़े रखा। आरोपी की हालत पर तरस खाकर वहां जुटे लोगों ने दोनों के बीच दखल दिया और दारोगा से उसे छोड़ने की अपील की। कुछ देर बाद दारोगा ने आरोपी को जमीन से तो उठा लिया, लेकिन उसका एक हाथ पकड़े रखा। इस बीच आरोपी के परिवार वाले वहां पहुंचे और उसे छोड़ने के लिए शोर शराबा करते दिखाई दिए। घर वालों की वजह से दारोगा का ध्यान जैसे ही भटका, आरोपी मौका देखकर वहां से भाग निकला, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे दौड़ लिया। लॉकडाउन के दौरान फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को ठग के बेचने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने अलर्ट जारी किया, जिसमें लोगों से मॉन बैलेंस नाम से मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट से बचने की अपील की गई, क्योंकि फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों से ठगी की जा रही है, जिसकी कई शिकायतें साइबर सेल को मिली हैं। मॉन बैलेंस पेन, घड़ी और दूसरे महंगे सामान बनाने वाली जर्मनी की एक मशहूर कंपनी है, जिसके सामान की कीमत 20,000 से 2 करोड़ रुपए तक होती है। और यही वजह है कि साइबर ठग इस कंपनी से मिलती जुलती वेबसाइट के जरिए लोगों को मैसेज भेजते हैं, जिसमें लॉकडाउन के दौरान कंपनी की तरफ से भारी भरकम छूट का ऑफर दिया जाता है। मैसेज पर क्लिक करते ही सामने वाले की बैंक, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी साइबर ठगों के पास चली जाती है, जिनकी मदद से साइबर ठग लोगों को लाखों का चूना लगा रहे हैं। फेक वेबसाइट्स जो बिल्कुल मामला से मिलती जुलती है, ऐसी वेबसाइट बनाई गई है। इनका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। ऐसे करीबन 5 वेबसाइट्स हमने खोज निकाली हैं जो मामला ये ब्रांड नेम का यूज करते हुए कस्टमर्स को मिसलीड कर रही हैं। तिरुवनंतपुरम में तेज बारिश की वजह से बांध के फाटक खोलने पड़े, जिसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। एक दिन पहले वहां रात में तेज बारिश हुई और अरुविक्रा डैम के फाटक खोल दिए गए, जिसके बाद वहां बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे। सुबह लोगों की आंख खुली तो उन्हें चारों तरफ पानी ही पानी दिखा, क्योंकि बांध के फाटक खुलते ही रिहायशी इलाकों में पानी भरने लगा। तिरुवनंतपुरम के निचले हिस्से में पानी भरने से कई पेड़ टूट गए और कई कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। कई घर आधे डूब गए तो कई घर टूट गए। इस बीच कुछ लोग टूटे घरों से अपना सामान निकालते नजर आए। एक दिन पहले रात में हुई तेज बारिश की वजह से बांध में लबालब पानी भर गया था, इसलिए प्रशासन ने गेट खोलने का फैसला किया। साथ ही ये चेतावनी भी जारी की गई कि अगले कुछ दिनों तक बांध के गेट खुले रहेंगे, जिसकी वजह से वहां बहने वाली नदी का जलस्तर बढ़ सकता है, इसलिए निचले इलाके में रहने वाले लोग सावधान रहें। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट दिसंबर में खेला जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से मार्च में टाला गया इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट अब दिसंबर में दिल्ली में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के जरिए खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। दिल्ली में वट सावित्री व्रत पर कुछ महिलाओं ने नजफगढ़ पुलिस थाने में लगे बरगद के पेड़ की पूजा की। वहां पुलिस वालों ने पेड़ की पूजा करने के लिए आने वाली महिलाओं का बुखार मापा और सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। उन्होंने कल ही हमसे निवेदन किया कि उनको यहाँ पूजा करना चाहते हैं, तो सफाई करा दी गई थी, जहाँ वो बैठकर सब लोग अपनी पूजा करते रहे। कोयला घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा और अदालत ने यह साफ कर दिया कि वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। निचली अदालत ने मधु कोड़ा को दोषी करार दिया था। लॉकडाउन में यूपी के विधायक अमन मणि त्रिपाठी को बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने की मंजूरी देने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। इस जनहित याचिका में मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई, लेकिन दस्तावेज पूरे नहीं होने पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 1 हफ्ते का वक्त देते हुए फटकार लगाई। मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से लाए गए प्रस्ताव को मालदीव ने रोक दिया। मालदीव ने दलील दी कि मुसलमानों के विरोध में माहौल के लिए सिर्फ भारत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। IOC की बैठक में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बयान दिया कि जिस पर मालदीव ने एतराज भी जताया। इसके साथ ही भारत ने मालदीव को धन्यवाद दिया।
न्यूजीलैंड में किसानों की मदद के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया गया। बताया गया कि वहां मजदूरों की कमी की वजह से कई किसान परेशान थे और इसी परेशानी को दूर करने के लिए रोबोट की मदद ली गई। रोबोट खेतों की देखभाल करता दिखाई दिया। भेड़ों को मैदान में चराने के लिए ले जाने और वापस लाने का काम भी उसने बखूबी निभाया। जानवर की तरह दिखने वाला ये रोबोट सीढ़ियां चढ़ता भी नजर आया। बताया गया कि खेतों को जोतने के अलावा ये खेती के दूसरे काम में भी किसानों की मदद कर सकता है और इसे कहीं से भी बैठकर चलाया जा सकता है। भारत पर इस साल टिड्डियों के हमले का खतरा गहरा गया है, जिसके बाद भारत ने ईरान और पाकिस्तान को टिड्डियों का खात्मा करने के लिए एक साथ आने का प्रस्ताव भेजा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत की ओर टिड्डियों का झुंड ईरान और पाकिस्तान की ओर से ही आ रहा है और राजस्थान में फसलों को काफी नुकसान पहुंचाने के बाद टिड्डियां अब मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रही हैं। FAO के मुताबिक टिड्डियों की बड़े पैमाने पर पैदाइश ईरान और पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में हो रही है, इसलिए इन्हें खत्म करने के लिए उनके प्रजनन यानी अंडे देने की जगह को कीटनाशकों की मदद से खत्म करना जरूरी है। यही वजह है कि भारत ने ईरान और पाकिस्तान को कीटनाशक देने की पेशकश भी की, जिसे ईरान ने माना, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। बताया गया कि इस बार पाकिस्तान की ओर से भारत आने वाली टिड्डियों की संख्या 1 वर्ग किलोमीटर में 4 करोड़ से 8 करोड़ के बीच हो सकती है, जो एक दिन में 35,000 लोगों का दिन का राशन एक दिन में हजम कर सकती है। हरियाणा से मध्य प्रदेश के पन्ना लौटे 35 मजदूरों ने 1 लाख रुपए खर्च कर अपने गांव पहुंचने का दावा किया। कोरोना संकट के बीच इन मजदूरों ने हरियाणा और मध्य प्रदेश की सरकारों पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया और पन्ना पहुंचे इन मजदूरों ने दावा किया कि गांव लौटने के लिए उन्होंने अपने पैसे जमा कर एक बस को किराए पर लिया। कितने रुपए दिए आपने बस? 1 लाख रुपए दिया सर। कितने लोग आए उसमें? उसमें 35 आदमी आए। पिछले कई साल से हरियाणा के पंचकुला में काम करने वाले ये लोग सामान लेकर अपने गांव लौट गए, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी दिखाई दिए। विराट कोहली ने केन विलियमसन को एक अच्छा इंसान बताया। विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें एक अच्छा इंसान बताया, जिस पर विलियमसन ने उनका शुक्रिया अदा किया और मजाक में दोनों की लंबाई पर सवाल भी किया। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस संकट के बीच 31 मई तक राज्य में विमान सेवा शुरू नहीं करने की बात कही। केंद्र सरकार सोमवार से घरेलू उड़ान सेवा को शुरू करने की मंजूरी दे चुकी है। अनुष्का शर्मा की वेब सीरीज पाताल लोक के खिलाफ पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में पुलिस में शिकायत की गई। गोरखा समुदाय के कुछ लोगों का आरोप है कि इस वेब सीरीज में एक किरदार पर भद्दी टिप्पणी की गई, जिससे गोरखा समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची। इन्होंने संपूर्ण एक कम्युनिटी को गाली देने का प्रयास किया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में वकीलों को सिर्फ जरूरी कागज लेने के लिए अपना दफ्तर खोलने की मंजूरी मिल गई। हालांकि उन्हें तुरंत वहां से जाना भी पड़ेगा। साथ ही कोर्ट ने बुजुर्ग वकीलों को कोर्ट आने से बचने की सलाह दी। दिल्ली के शाहदरा में पुलिस ने बाइक चुराने वाले गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि कुछ दिन पहले गिरफ्तार 2 आरोपियों ने पूछताछ में इस गैंग के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस इस गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले गई। इन 6 आरोपियों में एक आरोपी नाबालिग है और ये भी बताया जा रहा है कि ये लोग ज्यादातर बाइक ही चुराते थे और पुलिस ने इनके पास से 10 मोटरसाइकिल्स भी बरामद की हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में लोगों ने खाने पीने के सामान की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वहां पर भी लॉकडाउन लागू है। हालांकि सरकार ने वहां लगी पाबंदियों में थोड़ी छूट दी है। लेकिन कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन से वहां के लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान कुछ लोग अपने हाथों में बैनर और पोस्टर भी पकड़े नजर आए और उनकी मदद से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। कुछ प्रदर्शनकारी तालियां बजाकर सरकार का विरोध करते दिखे। कई लोग तो अपने हाथों में खाली बर्तन लेकर सड़क पर चलते दिखे और सरकार से खाना देने की मांग करते नजर आए। Muy difícil en los comederos comunitarios. Hay provincias que hace 2 meses y medio no reciben el alimento. हालांकि इस प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों ने कोरोना से बचाव का पूरा ध्यान रखा। एक दूसरे से तय दूरी के नियम का पालन करने के अलावा सभी लोग मास्क और दस्ताने भी पहने नजर आए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक वीडियो वायरल हो गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो दिल्ली में वित्त मंत्रालय में अपने दफ्तर जाते समय गेट पर लाइन में खड़े नजर आए। साथ ही उन्होंने वहां एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने का भी ध्यान रखा। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश के बाद एक बांध के फाटक खुलने से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। बिहार के रोहतास में प्रशासन की तरफ से एक क्वारंटीन सेंटर में एक बच्चे का जन्मदिन मनाया गया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स के एक शेल्टर होम में रह रहे सभी लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट करवाने का आदेश दिया। इसी शेल्टर होम में 22 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। उत्तर पश्चिम दिल्ली के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज अयोध्या में मिली मंदिर की निशानियों पर सवाल उठाकर अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए। एक दिन पहले विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जन्म स्थान के पास मलबा हटाते समय टूटी हुई मूर्तियां, शिवलिंग और नक्काशीदार खंबे मिलने का दावा किया था। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से इनकी तस्वीरें भी जारी की गई, जिन्हें कांग्रेस नेता उदित राज ने मंदिर के बजाय बौद्ध स्थल होने का सबूत बता दिया। उन्होंने ट्वीट करके दावा किया कि अयोध्या में खुदाई के दौरान जो चक्र मिला है वो बौद्ध स्तूपों के धम्म चक्र जैसा है। क्योंकि जो लेटस है, जो 29 उसमें कलियां हैं, वो अन्य जगहों से मिलती हैं और बुद्ध की मूर्ति भी है और जो स्तंभ हैं वो और जगहों के बुद्ध विहारों से मिलते हैं। इस पर कांग्रेस के नेताओं ने ही उदित राज को घेर लिया और उदित राज को नसीहत दे दी कि वो बिना सोचे विचारे अयोध्या में राम जन्मभूमि को बौद्ध धर्म से जोड़ने की कोशिश ना करें। भगवान बुद्ध पहले आए थे या भगवान राम पहले आए थे? अयोध्या की खुदाई में चक्र मिलने का मतलब, जिसे आप धम्म चक्र कह रहे हैं, ये नहीं है कि अयोध्या भगवान राम की नहीं रही। कुछ तो सोचो, हे विचार को कुछ तो विचार करो। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने के बाद नियमों के तहत दिल्ली में ऑटो और कैब को चलाने की मंजूरी दे दी गई। सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद सड़क पर उतरी कुछ कैब के ड्राइवरों ने यात्रियों को कोरोना से बचाने के लिए गाड़ी के अंदर सीटों के बीच प्लास्टिक की शीट लगाई, ताकि कैब में सफर कर रहे यात्री और ड्राइवर के बीच कोरोना फैलने का खतरा न रहे। इस प्लास्टिक शीट को गाड़ी में लगवाने का खर्चा करीब 125 रुपए है। ये पूरी कैब में इसको एक कैबिन सा बना दिया गया है पीछे की तरफ, ताकि जो लोग पीछे बैठे उनका ड्राइवर से, ड्राइवर का पीछे के लोगों से कोई कांटेक्ट ना हो। इतना ही नहीं, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कैब के ड्राइवर पूरी एहतियात बरत रहे हैं और गाड़ी के हर उस हिस्से को सैनिटाइज भी करते दिखे जिनको कैब में बैठा यात्री या फिर ड्राइवर बार बार इस्तेमाल करते हैं। ये हमें इसलिए करना पड़ा कि मतलब हम भी सेफ रहे और वो भी सेफ रहे, दोनों की सेफ्टी है इसके अंदर। रेलवे ने 31 लाख मजदूरों को उनके गांव पहुंचाने का दावा किया। रेलवे ने विशेष ट्रेनों के जरिए अब तक 31 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके गांव पहुंचाने का दावा किया। दिल्ली में शुक्रवार का दिन सीजन का सबसे गर्म दिन रहा, जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने दूसरे राज्यों से अपने गांव लौटने वाली सभी गर्भवती महिलाओं के बाद बुजुर्गों का भी कोरोना वायरस टेस्ट करवाने का फैसला लिया। जो कोरोना से संक्रमित क्षेत्र से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनमें अगर गर्भवती महिलाओं या ऐसे बुजुर्ग जिनको दूसरी बीमारी है, सर्दी खांसी है, बुखार है, उनको पहले चिन्हांकित करके टेस्ट करना। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए 900 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को क्वारंटीन सेंटर से छोड़ने की मांग की गई। कोर्ट ने इस मामले को 2 जजों की बेंच के पास भेजते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। एम्स के शेल्टर होम में कई लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उनकी सुरक्षा से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कई अहम आदेश दिए। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस शेल्टर होम में ठहरे सभी लोगों का कोरोना टेस्ट करवाने को कहा। साथ ही हाईकोर्ट ने एम्स के शेल्टर होम में रह रहे सभी लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का आदेश भी दिया। अब तक इस शेल्टर होम में ठहरे 22 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि इन 22 लोगों को LNJP और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मरीजों को एम्स में भर्ती नहीं करने पर भी सरकार से सवाल पूछे। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत राज्य भर में लोन लेने वालों की भीड़ बैंकों के बाहर उमड़ पड़ी। एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने फेसबुक लाइव के जरिए इस योजना का ऐलान किया था, जिसका फायदा उठाने के लिए हजारों लोग बैंक पहुंच गए ताकि वहां से मिलने वाले फॉर्म को भरकर वो लोन ले सके। अहमदाबाद से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं, जहां एक बैंक के बाहर फॉर्म लेने के लिए लोगों की काफी लंबी कतार लगी दिखाई दी और लोग कोरोना वायरस के खतरे से अनजान दिखे। जो लोन मिले तो थोड़ो घरनो आसरो रही जाए। हालांकि वहां एहतियात बरतते हुए ही लोगों को फॉर्म दिए गए।
चेहरे को ढकने वाली शील्ड पहने एक कर्मचारी लोगों में फॉर्म बांटता दिखा तो दूसरे ने इस बात का ख्याल रखा कि लोग फासला बनाते हुए आगे बढ़ते रहें, जबकि एक सुरक्षाकर्मी लोगों से दूरी बनाए रखने की अपील भी करता रहा। राज्य के दूसरे शहरों में भी बैंकों के बाहर ऐसी ही भीड़ दिखाई दी। एक बैंक के बाहर तो कई लोग एक दूसरे के काफी करीब खड़े नजर आए, जो तेज धूप में भी लोन के फॉर्म लेने के लिए घंटों इंतजार करते दिखे। लॉकडाउन के बीच गुजरात सरकार ने लोगों को पैसे की तंगी से उबारने और उनके कारोबार को दोबारा पटरी पर लाने में मदद करने के लिए आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की, जिसके तहत गुजरात सरकार ने छोटे व्यापारियों और कारीगरों की मदद के लिए इस योजना का ऐलान किया, जिसमें बिना गारंटी के 1 लाख रुपए का लोन देने की घोषणा की गई। ये लोन लोगों को सालाना सिर्फ 2% की ब्याज दर पर मिलेगा। यही नहीं, लोगों को लोन मिलने के अगले 6 महीने तक कोई किस्त भी नहीं भरनी होगी। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत लोन के लिए राज्य के किसी भी सहकारी बैंक में आवेदन किया जा सकता है। लॉकडाउन 4 में दिल्ली के लिए अच्छी खबर नहीं है। दिल्ली में कोरोना के कंटेनमेंट जोन की संख्या में इजाफा हुआ है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 79 से बढ़कर 92 हो गई है और इसका ये मतलब हुआ कि दिल्ली में कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से 13 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन 4 में लोगों को कई तरह की राहत दी गई, जिसके बाद इस तरह के से कोरोना के मामले बढ़ना बेहद गंभीर है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन न चलाने से गुस्साए मजदूरों ने केंद्र शासित क्षेत्र दमन में पुलिस पर पथराव कर दिया। इन मजदूरों को बताया गया था कि उनके लिए गुजरात के वापी रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलने वाली, जिसके बाद दमन जिला मुख्यालय पर सैकड़ों मजदूर पहुंच गए। वहां पुलिस ने मजदूरों को ट्रेन रद्द होने की वजह से हटाना शुरू किया तो मजदूरों का सब्र जवाब दे गया। जो मजदूर पुलिस के नजदीक थे उन्होंने अपना विरोध जताना शुरू ही किया था कि पीछे से पुलिस पर पत्थर फेंके जाने लगे। कुछ पत्थर पुलिस वालों को भी लगे तो उन्होंने लाठियां मारकर भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया। इससे वहां भगदड़ जैसे हालात भी पैदा हो गए। पाकिस्तान में हुए विमान हादसे में मरने वालों की संख्या 97 हो गई और इस बीच विमान के हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो उस इलाके में लगे एक सीसीटीवी का है जहां पर यह विमान क्रैश हुआ। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि विमान तेजी से नीचे की ओर आ रहा है और सीधे जमीन से टकराता है। जिस जगह विमान जमीन से टकराता है वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें भी उठती हुई दिखाई देती हैं। हादसे में मरने वालों में 5 की पहचान कर ली गई है। इस हादसे में 6 लोग बच भी गए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने देखा है कि वो जब हिट हुआ है, हिट होने के बाद जब मेरी आंखें खुली हैं मैंने देखा है तो हर तरफ आग ही आग थी, कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था और चीखों पुकार थी, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की, सब चीखों पुकार थी, सब अपनी जानें बचाने में लगे हुए थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के इस विमान ने लाहौर से उड़ान भरी थी जिसमें 107 लोग सवार थे। लेकिन कराची हवाई अड्डे पर लैंड करने से ठीक पहले ही विमान एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। गिरने के बाद विमान में आग लग गई और उससे धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। जिन इमारतों पर विमान गिरा था उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचा। कई इमारतों में आग लग गई। नीचे खड़ी गाड़ियां भी लपटों में घिरी नजर आईं। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। हादसे का शिकार हुए विमान का एक वीडियो भी सामने आया। दावा किया गया कि ये विमान के क्रैश होने से कुछ सेकंड पहले का वीडियो है। इस वीडियो में विमान आसमान में चक्कर काटता नजर आया। बताया गया कि विमान का लैंडिंग गियर खराब हो गया था। इसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी, लेकिन इसी बीच उसके दोनों इंजन भी फेल हो गए और वो रनवे तक पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गया। हादसे से ठीक पहले विमान के पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच हुई बातचीत से भी यही तस्वीर सामने आई। विमान के क्रैश होने के बाद राहत बचाव की टीमें और दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और बचाव का काम शुरू किया गया। इस दौरान विमान के मलबे से कई शव निकाले गए जबकि कई घायलों को भी निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। सामने आई तस्वीरों में बचाव कर्मी एक छोटे बच्चे को निकालकर लाते दिखे। हालांकि घनी आबादी वाला इलाका होने की वजह से बचाव के काम में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान के कराची में हुए विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान लैंडिंग से पहले रिहायशी इमारतों के ऊपर गिर गया था। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए संवेदना जाहिर की। हादसे का शिकार हुए इस विमान में चालक दल के 8 सदस्यों समेत 107 लोग सवार थे।
तूफान की मार झेल रहे बंगाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ की मदद का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने अम्फन तूफान से प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे किया और आसमान से देखा कि बंगाल के एक बड़े हिस्से को तूफान ने किस कदर नुकसान पहुंचाया। वायुसेना के विमान में बैठे प्रधानमंत्री ने मास्क लगाए रखा और गले में गमछा भी डाले रखा। हाथ में एक टैब पर वो इलाके की जीपीएस लोकेशन देखते रहे और साथ में बंगाल के प्रभावित हिस्से का एक नक्शा भी देखते रहे। विमान में प्रधानमंत्री के ठीक सामने राज्यपाल जगदीप धनखड़ बैठे दिखे और उनके पीछे वाली सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठी। विमान से ली गई तस्वीरों में साफ दिखा कि तूफान के साथ आई बरसात ने दूर दूर तक खेतों को तालाब में बदल दिया। रिहायशी इलाके भी तैरते हुए दिखने लगे। घरों, दफ्तरों, बांधों और खेतों में तूफान ने भयंकर तबाही मचाई। लेकिन राज्य पर आए बड़े संकट के दौरान केंद्र सरकार पूरी तरह राज्य सरकार के साथ खड़ी दिखी। सियासी मतभेद भुलाकर ममता बनर्जी खुद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंची और कोलकाता एयरपोर्ट पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ खड़ी दिखी। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री विमान से उतरे और हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ गए। एयरपोर्ट पर ही वायुसेना का एक विमान पहले से खड़ा था, जिसमें बैठकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई दौरे के बाद प्रधानमंत्री सीधा बसीरहाट पहुंचे और बंगाल सरकार के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। पूरी बैठक में कोरोना से जुड़ी सावधानियों का खास ध्यान रखा गया। नुकसान बड़ा है, इसलिए आकलन होना बाकी है, लेकिन पीएम ने राज्य को बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान किया। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी प्रधानमंत्री के साथ बैठे दिखे, लेकिन दोनों की कुर्सियों के बीच भी 2 गज दूरी का पूरा ध्यान रखा गया। तूफान की मार झेल रहे बंगाल के लोगों को प्रधानमंत्री ने हर मुमकिन मदद का वादा किया। संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। अम्फन तूफान से हुए नुकसान की भरपाई में कई महीनों का वक्त लग सकता है। पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान अम्फन से हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जारी राहत पैकेज पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 1000 करोड़ के राहत पैकेज के मुद्दे पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने बंगाल के दौरे के बाद अम्फन तूफान से हुए नुकसान से निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपए की एडवांस राहत राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही इस आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया। लेकिन ममता बनर्जी का दावा है कि पीएम मोदी ने इमरजेंसी फंड से 1000 करोड़ देने का ऐलान किया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये एडवांस है या पूरा पैकेज है। इसी के जवाब में अमित मालवीय ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर झूठ बोलने और इस आपदा की घड़ी में राजनीति करने का आरोप लगाया। Prime Minister assured us that he said that he announced 1,000 crore rupees for this emergency fund, but he didn't clarify it whether it will be advance or just what is the package, I don't know. He said that we will decide later on, but he said maybe advance also. अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। दूसरी तरफ लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी ने केंद्र सरकार के 1000 करोड़ रुपए के पैकेज का स्वागत जरूर किया, लेकिन साथ ही मांग की कि बंगाल को इससे ज्यादा मदद की जरूरत है। जो पैसा दिया उसको ये पैसा एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में प्रधानमंत्री देखे, लेकिन ये नहीं कि ये पैसा देके हाथ धुले हुई, क्योंकि जो वहाँ पे जिस तरीके की तबाही हुई है ये पिछले 2 साइक्लोनों में जो हुई है उससे कई गुना ज़्यादा। आज वहाँ पे रिलीफ चाहिए, रिहैबिलिटेशन चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन चाहिए। ये तीनों बात करनी है और इसके लिए जो भी ज़रूरत है वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी। रेलवे ने टिकट खिड़की से टिकटों की बिक्री शुरू कर दी, जिसके बाद देश के कई रेलवे स्टेशनों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई, जिनके बीच दूरी के नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर लोगों की लंबी लाइन दिखी।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर पहाड़गंज की तरफ और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो आज से रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है उसके लिए लंबी कतारें यहाँ पर हैं। स्टेशन के अंदर पहुँचने के बाद लोगों के हाथ साफ करवाने का भी इंतजाम किया गया। सड़क पे जो लाइन है वो 5-5 लोग आते हैं और उनको पहले कहा जाता है कि वो अपना हाथ वगैरह साफ करें, हाथ धुलें और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। टिकट खिड़की पर भी भीड़ भाड़ नहीं दिखी। लोग लाइनों में लगकर घंटों अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कुछ ऐसा ही हाल मुंबई में भी दिखा। लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर लोगों की लंबी लाइन दिखी और पुलिस वाले लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए कहते रहे। वहाँ भी जाने का वहाँ गोला बने हैं, रिजर्वेशन काउंटर से टिकट मिलना खास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जो लोग फोन पर टिकट बुक नहीं कर पाते या जो स्मार्टफोन नहीं चलाते। मुंबई में भी टिकट काउंटर के पास भीड़ जमा होने नहीं दी गई। रेलवे पुलिस वाले और जो मुंबई पुलिस के लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और सबको एक एक कर अंदर आने की परमिशन दे रहे हैं और 3 काउंटर यहाँ पे खुले हुए हैं। आप काउंटर पे जाइए, पेमेंट कीजिए और अपनी टिकट बुक कराइए। हालांकि टिकट लेने पहुंचे ज्यादातर लोग कंफर्म टिकट नहीं पा सके क्योंकि 21 जून तक की ट्रेनों की सभी टिकटें थोड़ी ही देर में बुक हो गईं।